वेलकम बैक दोस्तों, मैं विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ रहे हैं, वो भी दोस्तों हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल जो 2024 यानी 18 फरवरी 2024 को जो एग्जाम निर्धारित हो चुका है यूपी पुलिस कांस्टेबल का, उसी के दोस्तों जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पेपर पूछे गए थे, उन्हीं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों को हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे हमारे खान सर है, खान सर की इस बुक को हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं दोस्तों। और इसी बुक का दोस्तों आज आपको बता दूं कि 27 जनवरी 2019 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर आज हम लोग पढ़ेंगे। और इस पेपर में दोस्तों टोटल जितने भी सामान्य ज्ञान और हिंदी से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए होंगे, उन सारे क्वेश्चनों को हम लोग बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हल करना सीखेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो सीरीज हमारी पसंद आ रही है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लीजिएगा। साथ में दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल से और साथ में ग्रुप से जुड़ सकते हैं दोस्तों। इन सभी का लिंक दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों यदि आपका किसी प्रकार का राय या सुझाव हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, या फिर आप हमारे ग्रुपों में जुड़ करके आप अपनी राय या सुझाव वहां पे दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये रहा। इस क्वेश्चन में दोस्तों हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे सामान्य ज्ञान। और सामान्य ज्ञान से रिलेटेड हमारा जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि मुगल सम्राट जहांगीर ने डाट डाट में शालीमार बाग का निर्माण किया। यानी जो मुगल सम्राट जहांगीर थे उन्होंने कहां पे शालीमार बाग का निर्माण किया था, ये बात हमको बतानी है। दोस्तों चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, दिल्ली, बलूचिस्तान, अवध और कश्मीर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, आपको बता दूं कि एक कश्मीर में मुगल सम्राट जहांगीर ने कश्मीर में शालीमार बाग का निर्माण कराया था। अब दोस्तों इसमें एक चीज और जान लीजिए, जो मेन पॉइंट वाली बात है, तो पॉइंट वाली बात में ये जानिएगा कि जहांगीर द्वारा पत्नी, जहांगीर की पत्नी का नाम अगर कहीं पूछ लिया जाए तो वो नूरजहां है। तो जहांगीर द्वारा पत्नी नूरजहां के लिए 1641 ईस्वी में कराया गया था। तो अगर इस बात को हम लिख के आपको बताएं तो यहां पे मैं लिखे दे रहा हूं दोस्तों, जहांगीर द्वारा पत्नी नूरजहां, के लिए पत्नी नूरजहां के लिए 1641 में, अगर कभी बात कर दी जाए कब बनवाया गया था या कब निर्माण बाग का निर्माण कराया गया था, 1641 ईस्वी में कराया था। 1641 ईस्वी में कराया था। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। अब अगर इसी में दूसरा पॉइंट अगर आप जाने, इसे विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल किया गया था। कभी कभी पूछ लिया जाए कि मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा शालीमार बाग का जो विश्व धरोहर में शामिल किया गया था, कौन से वर्ष में शामिल किया गया था, तो इसे हम लिखे दे रहे हैं दोस्तों, इसे विश्व धरोहर में शामिल किया गया। दोस्तों कब शामिल किया गया ये बात आप जान लीजिएगा, 1981 में शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया दोस्तों, 1981 में शामिल किया गया था। तो इससे रिलेटेड दोस्तों दो पॉइंट हो गए। मुगल सम्राट जहांगीर ने डाट डाट में शालीमार बाग का निर्माण कहां कराया था, वो करवाया था दोस्तों कश्मीर में कराया था। और जहांगीर की पत्नी का नाम नूरजहां था, और ये कौन से सन में करवाया था, 1641 ईस्वी में कराया था। और इस शालीमार बाग को विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया था। वो भी कब शामिल कर लिया गया था दोस्तों, तो 1981 में इसको विश्व धरोहर की सामान्यता दी गई, यानी विश्व धरोहर में इसको शामिल कर लिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन के बाद दोस्तों दूसरा नंबर क्वेश्चन, और दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दिया गया है कि वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव डाट डाट में आयोजित किया जाता है। दोस्तों एक वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह का सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव होता है। वो कहां पे महोत्सव होता है दोस्तों, ये बात हमको बतानी है। पुणे में होता है, मैसूर में होता है, कानपुर में होता है, या फिर दोस्तों उदयपुर में होता है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि दो का यहाँ पे ए, यानी कि क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, दो का ए, यानी कि पुणे में ऐसा हमारा ये होता है। दोस्तों क्या होता है, ये शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव कहां होता है, पुणे में होता है। तो ऑप्शन नंबर देखा जाए तो दो का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन, और तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है
कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, इलाहाबाद बैंक है, या फिर दोस्तों यूको बैंक है। तो कहा गया कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? तो दोस्तों वो है हमारा इलाहाबाद बैंक है। क्या है दोस्तों? इलाहाबाद बैंक। इलाहाबाद बैंक की अगर स्थापना की बात की जाए तो दोस्तों स्थापना की, अगर इलाहाबाद बैंक की स्थापना कभी कभी पूछ ले तो इसकी स्थापना दोस्तों हुई है अप्रैल 1865 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, इलाहाबाद बैंक की। अब अगर दोस्तों ये कभी कभी पूछा जाएगा कि इलाहाबाद बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो अप्रैल 1865 में हुई थी। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यहां पे दोस्तों राइट कौन सा आंसर होगा? 3 का हमारा सी के साथ एक क्वेश्चन राइट हो गया। अगला देखेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन, और चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है कि वैदिक सभ्यता ... नदी के तट पर विकसित हुई। गोदावरी नदी के तट पर, या कावेरी नदी के तट पर, या दोस्तों कृष्णा नदी के तट पर, या फिर दोस्तों सरस्वती नदी के तट पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपको बता दूं कि वैदिक सभ्यता ... सरस्वती नदी के तट पर विकसित हुई है। कहां हुई है दोस्तों? सरस्वती नदी के तट पर विकसित हुई है। यानी कि चौथे का अगर हम देखें तो यहां पे हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और दोस्तों वैदिक सभ्यता के जनक अगर कभी कभी पूछ लिया जाए तो आर्य लोगों को वैदिक सभ्यता का जनक माना गया है। यानी कि यहां पर अगर हम लिख दें आर्य लोगों को, कभी कभी पूछ लिया जाएगा आर्य लोगों को वैदिक सभ्यता का जनक माना गया, वैदिक सभ्यता का जनक माना गया है। ये बात हो गई दोस्तों, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। कभी कभी पूछ लेगा कि वैदिक सभ्यता के जनक कौन है, तो आर्य लोग ही वैदिक सभ्यता के जनक है। और वैदिक सभ्यता हमारी कौन सी नदी के तट पर विकसित हुई है? सरस्वती नदी के तट पर विकसित हुई है। यानी कि चौथे का अगर देखें तो यहाँ पे डी के साथ क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 5वां नंबर, और 5वां नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है। कहा गया है कि जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस अंतरराष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई थी? अब दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं। विश्व व्यापार संगठन, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनिसेफ इसको साइड में बोलेंगे, विश्व बैंक बोलेंगे, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। दोस्तों यहाँ पे जुलाई 1944 की बात की गई है में संयुक्त राष्ट्र ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस अंतरराष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई है? तो दोस्तों वो है हमारा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। यानी कि 5 का देखा जाए तो डी के साथ ये क्वेश्चन हमारा क्या बनेगा? राइट बन जाएगा। अगला देखेंगे यहाँ पे 6ठा नंबर क्वेश्चन, और 6ठा नंबर क्वेश्चन में हमारा दिया गया है कि भारत की पहली इंजन रहित स्पीड ट्रेन 18 ... इंट्रीगल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित की गई थी। जो दोस्तों पहला ऑप्शन दिया गया चित्तरंजन द्वारा, या फिर पटियाला, या फिर चेन्नई, या फिर दोस्तों कपूरथला। तो इसका 6वां का जो राइट आंसर हो जाएगा कि ट्रेन 18 कहां के इंट्रीगल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित की गई थी? दोस्तों चेन्नई के इंट्रीगल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित की गई। तो 6वां का अगर देखा जाए तो सी के साथ ये क्वेश्चन हमारा क्या बनेगा? बिल्कुल राइट बन जाएगा। अब दोस्तों पहले जो इसका ट्रेन 18 नाम था, वर्तमान में इसका नाम वंदे भारत एक्सप्रेस हो गया है। ट्रेन 18 का यहां पे अगर हम लिख दें ट्रेन 18 का वर्तमान नाम वंदे भारत एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस। ट्रेन 18 का वर्तमान नाम दोस्तों क्या है? वंदे भारत एक्सप्रेस इसका नाम हो गया है। ये बात आप ध्यान से समझ लीजिएगा। इसमें कभी कभी पूछ लिया जाएगा कि ट्रेन 18 का, या कभी वंदे भारत एक्सप्रेस का पुराना नाम क्या है, तो आप बताएंगे ट्रेन 18, और ट्रेन 18 का वर्तमान नाम अब क्या हो गया है? वंदे भारत एक्सप्रेस। यानी ऐसे पूछ सकता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 6ठा के बाद दोस्तों 7वां नंबर क्वेश्चन, और 7वां नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है। कहा गया है कि नवंबर 2018 में भारत ने कौन से देश के साथ $500 मिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें स्थानीय स्तर पर 2 गोपनीय युद्धपोतों का निर्माण किया जाएगा? दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, इसराइल, और या फिर दोस्तों जापान। दोस्तों इन 7 में से जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तो नवंबर 2018 में भारत ने कौन से देश के साथ $500 मिलियन के सौदे के पर हस्ताक्षर किए थे? वो है दोस्तों हमारा रूस है। यानी कि 7वें का देखा जाए तो हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 7वें का कौन सा राइट हो जाएगा दोस्तों? बी।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग 7वें के बाद दोस्तों 8वां नंबर क्वेश्चन। और 8वां नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी SVPNPA डॉट 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 के पास स्थित है। हैदराबाद, पुणे, भोपाल, चंडीगढ़। तो 8 का जो यहाँ पे राइट हो जाएगा हमारा दोस्तों ए, यानी कि हैदराबाद इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम लोग 8 के बाद 9वां नंबर क्वेश्चन। और 9वां नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि नवंबर 2018 में किस भारतीय राज्य की विधानसभा भंग कर दी गई थी। मतलब यहाँ पे लिखा है नवंबर 2018 में किस भारतीय राज्य की विधानसभा भंग कर दी गई थी। दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, पंजाब। तो इन 4 में से जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जम्मू कश्मीर की क्या हुई थी, 2018 में जम्मू कश्मीर राज्य की विधानसभा भंग कर दी गई थी। अब भूतपूर्व राज्यपाल कौन थे दोस्तों, सत्यपाल मलिक ने भंग किया था। अगर पूछा जाए कि जम्मू कश्मीर की जो ये विधानसभा को भंग किया गया था तो कौन से राज्यपाल ने भंग किया था, सत्यपाल मलिक ने भंग किया था। राज्यपाल दोस्तों यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, राज्यपाल कौन थे, सत्यपाल मलिक। यहाँ पे सत्यपाल मलिक ने क्या किया था, यहाँ की विधानसभा को भंग किया था, सत्यपाल मलिक। चलिए और इसी में पॉइंट अगर जानेंगे तो वर्ष 2019 में जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांटकर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। 2018 में यहाँ की विधानसभा भंग कर दी गई थी और 2019 में जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांटकर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं 9 के बाद 10वां नंबर क्वेश्चन। और 10वां नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है कि महाधमनी डॉट डॉट के शीर्ष पर शुरू होती है। महाधमनी कौन से शीर्ष पर शुरू होती है, दाहिने निलय के शीर्ष पर शुरू होती है या फिर बायां निलय के शीर्ष पर शुरू होती है या फिर दाहिना आलिंद के सिरे के शीर्ष पर शुरू होती है फिर बायां आलिंद के शीर्ष पर शुरू होती है। महाधमनी की बात कही गई है दोस्तों, तो महाधमनी जो होती है कि बायां निलय, यानी ये सबसे बड़ी मुख्य धमनी होती है और ये यहाँ पे हो जाएगा बायां निलय। यानी कि ऑप्शन नंबर अगर देखा जाए तो 10 का हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। महाधमनी बायां निलय के शीर्ष पर शुरू होती है और ये सबसे मुख्य धमनी भी होती है, सबसे बड़ी मुख्य धमनी होती है। ठीक है, अगला देखेंगे यहाँ पे हम लोग 10 के बाद दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन। और 11वां नंबर क्वेश्चन में दिया गया है गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात को डॉट डॉट की पतली परत के साथ आवरण करना है। गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात को जस्ता यहाँ पे लिख दिया जाएगा दोस्तों, क्या भरा जाएगा, जस्ता की पतली परत के साथ आवरण किया जाता है। यानी कि 11 का देखा जाए तो यहाँ पे हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब दोस्तों जस्ता का क्यों किया जाता है, लोहे को जंग से बचाने के लिए किया जाता है। अगर जस्ता का जो हम कहते प्रयोग क्यों किया जाता है तो यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं लोहे को जंग से बचाने के लिए, जंग से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, जस्ते की पतली परत का आवरण कर दिया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं 11 के बाद दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है C60 एक अणु है जिसमें डॉट डॉट के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 15 पंचभुज और 18 षटभुज होते हैं, 18 पंचभुज और 15 षटभुज होते हैं, 12 पंचभुज और 20 षटभुज होते हैं, 20 पंचभुज और 12 षटभुज होते हैं। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको बता दूं, यहाँ पे 12 पंचभुज और 20 षटभुज होते हैं। 660 एक अणु है जिसमें 12 पंचभुज और 20 षटभुज होते हैं। यानी कि देखा जाए तो 12 का यहाँ पे हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 12 के बाद दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन। और 13 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा दिया गया है, कहा गया कि सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80% से 95% कार्बन होता है वह दोस्तों क्या है, पीट है या लिग्नाइट है, बिटुमिनम है, बिटुमिनस है या एंथ्रेसाइट है। दोस्तों 13 का जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बता दूं, यहाँ पे हो जाएगा एंथ्रेसाइट है। अब यहाँ पे सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80 से 90% कार्बन होता है वो क्या है दोस्तों, यहाँ पे एंथ्रेसाइट है। यहाँ पे दोस्तों 80% से लेकर के 90% तक हमारा क्या होता है, यहाँ पे कार्बन होता है। अब अगर बात कर ली जाए पीट की, तो पीट में कितना परसेंट कार्बन होता है दोस्तों, मैं आपको बता दे रहा हूं, यहाँ 25 से 30% के बीच होता है। 25 से 30% के बीच पीट में हमारा कार्बन होता है।
अगर लिग्नाइट की बात कर ली जाए तो लिग्नाइट में दोस्तों हमारा होता है 50 से 60% के बीच हमारा क्या होता है, कार्बन होता है। इसी प्रकार बिटुमिनम की बात की जाए, बिटुमिनस की बात की जाए तो बिटुमिनस में होता है 65 से 85% होता है, 65 से 85% के मध्य क्या होता है, कार्बन होता है। जिसमें क्या पूछा, सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80 से 95% कार्बन होता है, तो दोस्तों क्या है हमारा एंथ्रेसाइट। देख लीजिए यहाँ पे 80 से 90 इसी में सबसे ज्यादा होता है, इसलिए दोस्तों हमारा 13 का जो हो जाएगा डी के साथ ही क्वेश्चन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 13 के बाद दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन, और 14 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है, डाट डाट को छोड़कर निम्नलिखित सभी संघनन बहुलक है, पॉलिस्टर को, पॉलीप्रोपोलिन को, पॉलीएमाइड को, पॉलीकार्बोनेट को। दोस्तों 14 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पॉलीप्रोपोलिन होता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पॉलीप्रोपोलिन यानी कि ऑप्शन नंबर अगर देखा जाए तो 14 का हमारा बी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी कि पॉलीप्रोपोलिन को छोड़कर निम्नलिखित सभी संघनन बहुलक है, यानी कि 14 का बी के साथ ही क्वेश्चन क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पे 14 के बाद दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन, और 15 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने डाट डाट में एक कार्यालय बनाया जहां पूर्व छात्र संजीव खोसला को संस्थान का विदेशी ब्रांड दूत नियुक्त किया गया। अब दोस्तों ये कानपुर ने मतलब डट डट में एक कार्यालय बनाया, कहां पे कार्यालय बनाया था, दुबई में, लंदन में, सिंगापुर में या फिर दोस्तों न्यूयॉर्क में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 15 का डी यानी कि न्यूयॉर्क हो जाएगा। तो कानपुर में न्यूयॉर्क में एक कार्यालय बनाया जहां पूर्व छात्र संजीव खोसला को संस्थान का विदेशी ब्रांड दूत नियुक्त किया गया, यानी कि 15 का अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमारा डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 15 के बाद दोस्तों लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन, और 16 नंबर क्वेश्चन में हमारा दिया ये गया है, कहा गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति में शारीरिक क्षमता परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थियों को डट डट दौड़ने की जरूरत होती है। अब दोस्तों देख लीजिए, जो हम लोग जिस चीज का पेपर पढ़ रहे हैं, जिस चीज का पेपर देंगे उसी चीज में पूछा गया है कि पुरुषों के लिए कितने मिनट में कितने किलोमीटर दौड़ना होता है, ये पूछा गया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, आपको बता दूं कि पुरुषों के लिए जो होता है 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर की दौड़ होती है। 25 मिनट में कितना होता है दोस्तों, 25 मिनट में पुरुषों को 4.8 किलोमीटर दौड़ना है। अगर यहाँ पे महिला की बात कर दी जाए तो महिला अभ्यर्थी के लिए कितना दौड़ होगा, ये होगा दोस्तों महिला अभ्यर्थियों के लिए 14 मिनट में दोस्तों 14 मिनट में, इसका नोटिफिकेशन आप देखेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर की दौड़ करनी होगी, किसको, महिला अभ्यर्थियों के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हमारा बन जाएगा 16 का ए के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये हर एक बच्चे को पता होना चाहिए। अगला देखते हैं 16 के बाद दोस्तों लोग 17 नंबर क्वेश्चन, और 17 नंबर क्वेश्चन हमारा ये दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि 22 जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ग्रहण की थी। 22 जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ग्रहण की थी, वो है दोस्तों कौन, सूर्य प्रताप शाही, ब्रजेश पाठक, राम नाईक, आशुतोष टंडन। दोस्तों राइट आंसर इसका हो जाएगा राम नाईक, यानी कि 17 का हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये दोस्तों आपको बता दो राम नाईक जो है यूपी के वर्तमान राज्यपाल उस समय पे थे, लेकिन अब वर्तमान में दोस्तों कौन है, यूपी के वर्तमान मतलब ये जो थे उत्तर प्रदेश के राज्यपाल 2014 में थे। अब अगर वर्तमान की बात की जाए, वर्तमान में यूपी के राज्यपाल, वर्तमान में यूपी के राज्यपाल तो कौन है दोस्तों, यहाँ पे आनंदीबेन पटेल है। यहाँ पे आनंदीबेन पटेल है। कौन है दोस्तों, आनंदीबेन पटेल। ये है यूपी के आनंदीबेन पटेल है, यूपी के वर्तमान के ये मतलब राज्यपाल है। और ये कब नियुक्त हुई थी, 2019 में नियुक्त हुई है, जो कि अभी तक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग यहाँ पे 17 के बाद दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन, और 18 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। फतेहपुर को, मुजफ्फरनगर को, मिर्जापुर को, मुरादाबाद को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बता दो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा मुरादाबाद को
उत्तर प्रदेश का एक शहर है मुरादाबाद, उसको पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे पीतल का प्रयोग ज्यादा होता है दोस्तों, पीतल यहाँ पे बहुत ज्यादा पाया जाता है, इसलिए दोस्तों इसको पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि 18 का अगर देखा जाए तो डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 18 के बाद दोस्तों हम 19 नंबर देखेंगे, और 19 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि 1658 ईस्वी में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह सुजा को शाहजहां के पोते डाट ने हराया था। वो कौन थे दोस्तों, यानी कि शाहजहां के पोते ने हराया था, किसको हराया था, मुराद बख्श को हराया था, सुलेमान सिकोह को हराया था, आलम शाह को हराया था, या फिर दोस्तों बहादुर शाह को हराया था। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, आपको बता दूं कि सुलेमान सिकोह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। शाहजहां के दूसरे बेटे शाह सुजा को शाहजहां के पोते सुलेमान सिकोह ने हराया था। यानी कि ऑप्शन नंबर 19 का देखा जाए तो बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे हम लोग दोस्तों 19 के बाद दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन, और 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हमारा ये दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है कि फिरोजाबाद में 200 वर्षों से भी अधिक समय से डाट का उत्पादन किया जा रहा है। यानी कि फिरोजाबाद जो शहर है वहां पे 200 सालों से भी अधिक समय से 200 साल से अधिक समय से अभी तक उस वहां पे क्या उत्पादन किया जा रहा है दोस्तों, चिकनकारी का काम किया जा रहा है, कांच की चूड़ियां, पीतल के ताले, जरोदोजी कढ़ाई। दोस्तों सबको पता है कि फिरोजाबाद में कांच की चूड़ियों का उत्पादन होता है, इसलिए दोस्तों यहाँ पे 20 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिरोजाबाद में दोस्तों क्या है, कांच की चूड़ियां बनाई जाती है, ये 200 साल पुराने से बनती चली आ रही है बराबर। अगला देखेंगे 20 के बाद दोस्तों हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन, और 21 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है कि कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है, जयपुर, बनारस, लखनऊ या फिर दोस्तों बरेली। कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है। दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शनों में से आपको बता दो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बनारस, हमारे इस क्वेश्चन का क्या बनेगा, राइट आंसर हो जाएगा 21 का बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 के बाद दोस्तों हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया ये गया है, कहा गया कि हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे जो डाट की राजधानी थी। अब दोस्तों भगवान श्री राम अयोध्या के क्या थे, राजा थे या शासक थे, वो जो है डाट यानी किसकी राजधानी थी, अयोध्या किसकी राजधानी थी, हस्तिनापुर की, कुरु की, कलिंग की, कोसल की। कोसल की राजधानी हमारी अयोध्या थी। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 22 का डी। दोस्तों इस समय पे ये अयोध्या और रामायण के राम का बहुत ज्यादा प्रचलन चल रहा है, आप लोग देख ही रहे होंगे, सुन रहे होंगे कि अयोध्या में 22 जनवरी को राम जी का प्राण प्रतिष्ठा है, इसलिए दोस्तों बहुत जोर शोर से सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। तो आप लोग जान लीजिएगा अयोध्या की राजधानी क्या थी दोस्तों, कोसल। अयोध्या की राजधानी क्या है दोस्तों, कोसल। यानी कि 22 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 22 के बाद दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन, और 23 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता है, सीवी रमन ने, अमर्त्य सेन ने, कैलाश सत्यार्थी ने, हरगोविंद खुराना ने। तो 23 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी कि किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में, किसमें अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता है, वो है दोस्तों अमर्त्य सेन ने। अमर्त्य सेन ने कब जीता था, अगर कभी सन की बात कर ली जाए तो 1998 में जीता था। कब जीता था दोस्तों, 1998 में। ये हो गया। अब ये किस क्षेत्र में पुरस्कार जीते हैं दोस्तों, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जीते हैं दोस्तों, यहां पे ध्यान दीजिएगा, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अब सीवी रमन की बात आ जाए दोस्तों, ये जो ए नंबर दिया गया है यहाँ पे सीवी रमन, चलिए हम लिखे दे रहे हैं दोस्तों, सीवी रमन की बात अगर कर ली जाए तो सीवी रमन जो है ये कौन से 1998 नहीं दोस्तों, 1998 तो इनका हो गया, अमर्त्य सेन का, यहाँ पे हो जाएगा 1930 में। सीवी रमन ने 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता था सीवी रमन ने। अब अगर इसी प्रकार आ जाए बी ऑप्शन, यहाँ पे तो हमको पता हो ही चुका है, तो बी के बाद अब हम ले लेते हैं दोस्तों सी ऑप्शन, आपको बता देते हैं। सी ऑप्शन में यहाँ पे जो दिया गया है कैलाश सत्यार्थी,
अब दोस्तों कैलाश सत्यार्थी जो है वो 2014 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीते थे। कैलाश सत्यार्थी कब दोस्तों? 2014 में। किस क्षेत्र में दोस्तों? शांति के क्षेत्र में। यहाँ पे हम लिखे गए हैं शांति के क्षेत्र में। ठीक, अब एक और बच रहा है डी ऑप्शन, हरगोविंद खुराना। यहाँ पे हम लिख देते हैं हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना जो है, हरगोविंद खुराना 1968 में इन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में पुरस्कार जीता था, चिकित्सा के क्षेत्र में। तो दोस्तों ये मैंने सारे आपको बता दिया। सीवी रमन जो थे 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता था। अमर्त्य सेन ने 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीते हैं। कैलाश सत्यार्थी 2014 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीते हैं और हरगोविंद खुराना 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो राइट आंसर बनेगा 23 का हमारा यहाँ पे बी के साथ क्वेश्चन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अगला देखेंगे हम लोग 23 के बाद दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है कि भारतीय मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है? प्लेइंग टू विन, अनब्रेकेबल, नो होल्डिंग बैक और इम्परफेक्ट। अब दोस्तों यहाँ पे 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपको बता दो, 24 का यहाँ पे बी के साथ हमारे क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। भारतीय मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है? अनब्रेकेबल। यानी कि 24 का अगर हम यहाँ पे देखें तो 24 का हमारा यहाँ पे बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब बात आती है, अगर हम देखें प्लेइंग टू विन, प्लेइंग टू विन जो है इसको किसने लिखा था? ये प्लेइंग टू विन को साइना नेहवाल ने लिखा था। अगर हम यहाँ पे लिख दे साइना नेहवाल, नेहवाल, प्लेइंग टू विन को साइना नेहवाल ने लिखा था। और अगर इसको देखें सी ऑप्शन में जो दिया गया है नो होल्डिंग बैक को, इसको माइकल ने लिखा था दोस्तों। क्या है? माइकल। अब एक और बच रहा दोस्तों ये जो है हमारा दोस्तों, अगर इसकी बात करें इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट को संजय मांजरेकर, यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं संजय मांजरेकर, संजय मांजरेकर, यानी कि ये मांजरेकर, ये हो गया। तो कुल मिलाकर के आपको यहां से इसका एमसी मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक पूछा गया है तो अनब्रेकेबल यानी कि 24 का बी हो जाएगा। और उसके बाद अगर बात की जाए प्लेइंग टू विन को साइना नेहवाल ने लिखा था, नो होल्डिंग बैक को माइकल ने लिखा था, इम्परफेक्ट को संजय मांजरेकर ने लिखा था। यानी कि 24 का देखा जाए तो बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 24 के बाद दोस्तों हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन, और 25 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया ये गया है कि 65वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में से किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म पुरस्कार जीता? बाहुबली 2, द कंक्लूजन, सीक्रेट सुपरस्टार, जाली, LLB 2, हिंदी मीडियम। 65वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में से किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म पुरस्कार जीता था? तो वो है दोस्तों बाहुबली 2, द कंक्लूजन। यानी कि ऑप्शन नंबर अगर यहाँ पे देखा जाए तो 25 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे 25 के बाद दोस्तों 26 नंबर, और 26 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दिया गया है कि अर्थशास्त्र विज्ञान के लिए वर्ष 2018 का नोबेल पुरस्कार विलियम डी नार्डहाउस और पॉल एम रोमर को दिया गया था। किसको किसको? वर्ष अर्थशास्त्र विज्ञान के लिए वर्ष 2018 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसका नोबेल पुरस्कार किसको दिया था? विलियम डी नार्डहाउस को और पॉल एम रोमर को दिया गया था। ये दोनों डॉट डॉट के निवासी हैं। पूछा गया कि ये दोनों कहां के निवासी हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका के, यूनाइटेड किंगडम के, कनाडा के, ऑस्ट्रेलिया के। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के, यानी कि 26 का अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमारा ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 26 के बाद दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन, और 27 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया ये गया है कि कहा गया है डॉट 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 निजी और संवेदनशील जानकारी जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्ति पहचान और खाता उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड प्राप्त करने का धोखाधड़ी वाला कार्य क्या कहलाता है?
मैलवेयर कहलाता है, ट्रोजन कहलाता है, हैकिंग कहलाएगा, फिशिंग कहलाएगा। तो दोस्तों आप लोग, तो दोस्तों यहाँ पे आप ना तो मालवेयर पे जाए, ना तो ट्रोजन पे जाए, ना तो हैकिंग पे जाए। कुछ लोग हैकिंग भी कर सकते हैं और कुछ लोग मैलवेयर भी कर सकते हैं। ये दोस्तों फिशिंग कहलाता है। यानी कि 27 का अगर देखा जाए तो डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर से एक बार समझ लीजिए, निजी और संवेदनशील जानकारी जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्ति पहचान और खाता उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड प्राप्त करने का धोखाधड़ी वाला कार्य क्या कहलाता है दोस्तों, फिशिंग कहलाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 27 का डी के साथ क्वेश्चन क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 27 के बाद दोस्तों हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन पे जाएंगे। 28 नंबर क्वेश्चन हमारा यहां पे दिया गया है, चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है, झारखंड में, उत्तराखंड में, छत्तीसगढ़ में, मेघालय में। दोस्तों 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा, आपको बता दूं कि चित्रकूट जलप्रपात भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। यानी कि 28 का अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। अब अगर बात की जाए दोस्तों झारखंड की, तो झारखंड में बूढ़ा घाघ प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है दोस्तों, झारखंड की अगर यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं दोस्तों बूढ़ा घाघ, यहाँ पे ये प्रसिद्ध है। और उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में दोस्तों हार्डी प्रसिद्ध है। क्या दोस्तों है, मतलब हार्डी जलप्रपात। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हार्डी हम लिखे दे रहे हैं, ये हो गया दोस्तों हार्डी। छत्तीसगढ़ में आपको पता हो गया कि चित्रकूट जलप्रपात ये प्रसिद्ध भारत के किस राज्य में, छत्तीसगढ़ में है। मेघालय की अगर बात की जाए दोस्तों, नोह कलिकाई, यानी कि नोह कलिकाई यहाँ पे है एक, यानी कि जलप्रपात नोह कलिकाई, ये फेमस है दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों अगर यहाँ पे हम देखें तो ये हमारा 28 का यहाँ पे सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 28 के बाद दोस्तों अगर हम 29 नंबर पे आ जाए, 29 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ये दिया गया है। यहाँ पे कहा गया है कि वेनेजुएला की राजधानी डॉट डॉट है। वेनेजुएला की राजधानी डॉट डॉट है, निकोसिया है, सान साल्वाडोर है, या दोस्तों क्विटो है, या फिर दोस्तों काराकास है। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा, यहाँ पे जो दिया गया है इस क्वेश्चन का 29 का डी, यानी कि वेनेजुएला की राजधानी हमारा काराकास है। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा देखा जाए तो 29 का यहाँ पे हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे निकोसिया, जो दोस्तों यहाँ पे निकोसिया है, अगर देखें ये थोड़ा सा इनके बारे में जान लीजिए। निकोसिया की जो राजधानी होगी वो दोस्तों साइप्रस है। क्या है दोस्तों, निकोसिया की अगर हम यहाँ पे लिख दें साइप्रस है। क्या दोस्तों, साइप्रस। सान साल्वाडोर, सान साल्वाडोर जो है दोस्तों अगर इसका देखें ये अल साल्वाडोर है, इसकी राजधानी अल साल्वाडोर, अल साल्वाडोर, अल साल्वाडोर ये हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करें क्विटो, क्विटो जो है दोस्तों ये हमारा है इक्वाडोर का है दोस्तों, इक्वाडोर का है ये दोस्तों, किसका है हमारा, इक्वाडोर का है, ये हमने फिल कर दिया। अब दोस्तों कुल मिलाकर के 29 का हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन, और 30 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है। तो दोस्तों ये है भारत का रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है, वो दोस्तों क्या है हमारा, थोरियम का। यानी कि ऑप्शन नंबर अगर देखें तो 30 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर दोस्तों यूरेनियम की बात की जाए तो यूरेनियम कहां पे मौजूद है, ये कजाकिस्तान में मौजूद है। कजाकिस्तान हम लिखे दे रहे हैं यहाँ पे, कजाकिस्तान का हो गया। फिर उसके बाद अगर बात की जाए कि अमेरिका में दोस्तों, ये अमेरिका की अगर बात की जाए तो अमेरिका में दोस्तों स्वर्ण का है। यूरेनियम यहाँ दोस्तों, यूरेनियम कहाँ है हमारा, कजाकिस्तान में, और अमेरिका हमारा स्वर्ण, यानी कि हम लिखे दे रहे हैं स्वर्ण है अमेरिका। और उसके बाद दोस्तों अगर देखा जाए बॉक्साइट है हमारा गिनी में, यानी कि यहाँ पे हम लिख देते हैं बॉक्साइट कहाँ है दोस्तों, ये है हमारा गिनी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 30 के बाद 31 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, यहाँ पे ये कहा गया है कि ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताएं। कैप्री, इबिसा, टैजमेनिया, रोइस।
तो 31 का जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपको बता दूं 31 का हमारा सी टैज़मेनिया इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 31 के बाद दोस्तों 32 नंबर क्वेश्चन, और 32 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है, नासिक, नवसारी, नांदेड़, निजामाबाद। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 32 का बी हमारा नवसारी। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है, तो वो दोस्तों नासिक भी हमारा गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, नांदेड़ भी, निजामाबाद भी, लेकिन नवसारी जो है हमारा ये गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है। दोस्तों यहाँ पे नहीं पूछा, इसलिए नहीं कौन सा है, नवसारी, यानी कि 32 का अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 32 के बाद अगर हम लोग देखेंगे 33 नंबर, और 33 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया ये गया है, इसमें कहा गया है कि नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने, फखरुद्दीन अली अहमद बने हैं, वराहगिरी वेंकट गिरी बने हैं, ज्ञानी जैल सिंह बने हैं, मोहम्मद हिदायत उल्लाह बने हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं कि फखरुद्दीन जो हमारे थे, फखरुद्दीन के बाद यहाँ पूछा नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने हैं। नीलम संजीव रेड्डी के बाद अगर देखें तो ज्ञानी जैल सिंह बने हैं, ज्ञानी जैल सिंह। तो यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा 33 का सी के साथ एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ज्ञानी जैल सिंह का कार्यकाल अगर देखा जाए तो ये था 1982 से 1987, 1982 से 1987 के बीच था। और अगर इनका देखें नीलम संजीव रेड्डी का कार्यकाल जो था इनका 1977 से 1982 तक था। ये नीलम संजीव रेड्डी का देखें तो 1982 से लेकर के 1977 से लेकर के 1977 से 1982 के मध्य था। यहाँ पे 1977 आप देख लीजिएगा। ये दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी का 1977 से 1982 तक इनका कार्यकाल था। उसके बाद दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी के बाद राष्ट्रपति का कार्यकाल ज्ञानी जैल सिंह ने संभाला, और ये 1982 से लेकर के 1987 तक इन्होंने राष्ट्रपति का कार्यकाल संभाला था। तो यानी कि 33 का देखा जाए तो सी के साथ क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 33 के बाद दोस्तों हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन, और 34 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे हमारा दिया ये गया है कि चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताएं जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था। दोस्तों हर्षवर्धन, अनिरुद्ध, बिंदुसार, वसुदेव। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 34 का हमारा सी, यानी कि बिंदुसार इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। पुत्र ये पूछा गया था कि चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताएं जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था, वो थे बिंदुसार थे। यानी कि ऑप्शन नंबर 34 का हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 34 के बाद दोस्तों 35 नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर जो दिया गया है, मेखला चादर यह ... राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है। गुजरात, तमिलनाडु, गोवा, असम। मेखला चादर यह ... राज्य की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है। तो 35 का यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, असम की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला ये क्या है, एक प्रकार का पहनावा है या पारंपरिक वस्त्र है। तो अब दोस्तों यहाँ पे अगर बात की जाए गुजरात की, तो गुजरात में दोस्तों यहाँ पे क्या पहना जाता है, घाघरा चोली पहना जाता है। यानी कि यहाँ पे अगर इसकी पहनावे की बात करें तो घाघरा चोली पहना जाता है। कहां पे दोस्तों, गुजरात में। तमिलनाडु की बात की जाए दोस्तों तो तमिलनाडु में पहना जाता है, यहाँ पे साड़ी पहना जाता है तमिलनाडु में। और साड़ी के बाद दोस्तों और क्या पहना जाता है, साड़ी पहना जाता है। ठीक है, अब गोवा की अगर बात की जाए दोस्तों तो गोवा में पहना जाता है गाउन। क्या पहना जाता है दोस्तों, गाउन ये। और असम में क्या पहना जाता है, मेखला चादर पहनी जाती है। ये असम की बात की जाए तो यहाँ पे पहना जाता है हमारा मेखला चादर पहना जाता है। ये दोस्तों सभी को हो गए। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे हमारा 35 का कौन सा राइट हुआ, 35 का डी के साथ क्वेश्चन क्या हो गया, बिल्कुल राइट हो गया। अगला देखेंगे 35 के बाद दोस्तों 36 नंबर, और 36 नंबर क्वेश्चन पे दिया ये गया है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा। चीन का, म्यांमार का, भूटान का, बांग्लादेश का। दोस्तों बांग्लादेश का रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान लिखा था, और अपना भारत देश का भी राष्ट्रगान जो गाया जाता है वो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा ही लिखित राष्ट्रगान गाया जाता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे 36 का हमारा कौन सा राइट हो जाएगा दोस्तों, 36 का हमारा
डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 36 का हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। देखा जाए दोस्तों तो अमार सोनार बांग्ला राष्ट्रगान लिखा गया था। ये जो बांग्लादेश का राष्ट्रगान है तो उसमें लिखा गया था अमार सोनार, यानी कि अमार यहाँ पे सोनार, अमार सोनार बांग्ला राष्ट्रगान लिखा गया था। यहाँ पे क्या लिखा गया था दोस्तों, बांग्ला राष्ट्रगान लिखा गया था, राष्ट्रगान। ठीक है दोस्तों, ये बात हो गई। चलिए अगला देखते हैं 36 के बाद दोस्तों 37 नंबर क्वेश्चन। और 37 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ये दिया गया है, कहा गया कि वर्गीज कुरियन को डाट डाट द्वारा एक राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। लाल बहादुर शास्त्री द्वारा, गुलजारी लाल नंदा द्वारा, इंदिरा गांधी द्वारा, वीवी गिरी द्वारा। तो 37 का जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वर्गीज कुरियन को डाट डाट द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था, वो है दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री द्वारा। 37 का यहाँ पे हमारा ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे दोस्तों, और आज का ये हमारा सामान्य ज्ञान का ये अंतिम क्वेश्चन भी होगा। और यहाँ पे दिया गया कि वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं। जब भाग की बात की जाए दोस्तों तो 25 भाग है, यानी कि 38 का अगर देखा जाए तो हमारा यहाँ पे सी के साथ एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा 25 भाग, यानी कि ऑप्शन नंबर 38 का हमारा सी के साथ एक क्वेश्चन क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। होप सो दोस्तों अभी तक आपको मेरे द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। फिर भी दोस्तों यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट या डर बच रहा हो तो आप मुझे मैसेज करके यानी कि कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ करके वहां भी अपनी राय और सुझाव दे सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो मैसेज हमारी पसंद आ रही है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों ये चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जोड़ दबा लीजिएगा। साथ में दोस्तों आपको जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर है एग्जाम के पहले वो सारे एग्जाम पेपर यहाँ पे करवा दिए जाएंगे। और अगला पार्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों सामान्य हिंदी का, और सामान्य हिंदी दोस्तों हमारा ये रहा। तो दोस्तों यहाँ पे अब हम लोग हिंदी का पार्ट पढ़ेंगे, और इस हिंदी के पार्ट में दोस्तों पहला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा गया कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि संयोग और वियोग किस रस के रूप है। दोस्तों संयोग कहा गया है और वियोग कहा गया है कि किस रस के रूप है। दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वात्सल्य रस, भयानक रस, श्रृंगार रस, अद्भुत रस। दोस्तों आपको बता दूं संयोग और वियोग कौन से रस के रूप होते हैं, वो दोस्तों हमारे श्रृंगार रस के रूप होते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर अगर हम यहाँ पे देखें तो 114 का हमारा सी सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 114 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या होगा, राइट होगा। और अगला देखेंगे हम लोग 115 नंबर क्वेश्चन, और 115 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं। अब दोस्तों ये जो पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं ये एक हमारा क्या दिया गया है, ये वाक्य दिया गया है। इस वाक्य को हमको कर्मवाच्य बनाना है। क्या बनाना है दोस्तों, कर्मवाच्य। पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं तो इसका कर्मवाच्य बन जाएगा दोस्तों, आपको बता दो जैसे पहला ऑप्शन दिया गया है पत्र पिताजी द्वारा पढ़ा गया, ये हमारा दोस्तों सही नहीं है। पिताजी ने पत्र पढ़ा, ये भी सही नहीं है। पिताजी से पत्र पढ़ा जा रहा है, ये दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, ये भी सही नहीं है। तो पिताजी से पत्र पढ़ा जा रहा है, ये हमारा क्या हो जाएगा, इस वाक्य का कर्मवाच्य बन जाएगा। यानी कि 115 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे हम लोग 115 के बाद दोस्तों हम लोग 116 नंबर, और 116 नंबर क्वेश्चन पे हमारा यहाँ पे दिया गया है, कहा गया कि योजक चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा है। योजक चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा है। यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया गया है, कहा गया कि शिवाजी और शिवेश भाई बहन है। दोस्तों भाई बहन है, योजक चिन्ह जो बीच में लगाया जाता है इसी को हम क्या बोलते हैं, योजक चिन्ह बोलते हैं। यही हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। यानी कि ये जो होता है ये एक दूसरे के विपरीत या फिर एक दूसरे को अपोजिट जो होता है उन्हीं में ये योजक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे भाई का अपोजिट बहन, बहन का अपोजिट भाई, यानी कि ये जो फर्स्ट ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। और यहाँ पे कहीं भी योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है। सी में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। कहा रोहन ने कहा मुझे पढ़ाई करनी, कहा मुझे, कहा और मुझे के बीच में कोई भी ऐसा ताल्लुकात नहीं है कि इसके बीच में योजक चिन्ह बनना चाहिए, तो ये बिल्कुल गलत है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो योजक चिन्ह जो हमारा ए ऑप्शन पे लगा है वही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा।
अगला देखेंगे 116 के बाद दोस्तों 117 नंबर, और 117 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। सप्त सिंधु। अब दोस्तों ये जो हमारा समास दिया गया, इसमें सही समास वाला विकल्प पहचानिए, सही समास वाला विकल्प बताना है। ये सप्त सिंधु, 7 सिंधुओं का समूह, 7 सिंधुओं का समूह, 7 सिंधुओं का समूह। अब यहाँ पे 7 सिंधुओं का समूह और 7 सिंधुओं का समूह, ये तो दोस्तों बी और सी तो एक जैसे लिखे हुए, 7 नदियों का समूह। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 117 का दोस्तों 7 सिंधुओं का समूह, यानी कि दोस्तों यही हमारा सप्त सिंधु का क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा चाहे बी कहेंगे या सी दोस्तों सी कहेंगे, क्योंकि दोनों सेम टू सेम हमारे लिखे हुए हैं, इनमें किसी में कोई भी डिफरेंट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हम इसमें देखेंगे तो हमारा 117 का बी कह देंगे या फिर दोस्तों हम सी कह देंगे, दोनों एक जैसे लिखे हैं, इसलिए दोस्तों हमारा 117 का बी और सी दोनों राइट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पे, और अगला क्वेश्चन हमारा जो यहाँ पे दिया ये गया है, कहा गया है कि 117 के बाद दोस्तों 118 नंबर में यहाँ पे दिया गया है, कहा गया कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है। उपकार को माने वाला, यानी उपकार को मानने वाला होना चाहिए जगह पे, उपकार को मानने वाला इसका हो जाएगा कृतज्ञ। मतलब वाक्यांश के लिए एक शब्द जो होता है वही हमको यहाँ बताना है। कहा उपकार को माने वाला, माने जो लिखा है दोस्तों मानने वाला होना चाहिए, मानने वाला। तो क्या हो जाएगा उसको कृतज्ञ होता है, क्या होता है दोस्तों कृतज्ञ। 118 का यहाँ पे हमारा ए के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 118 के बाद दोस्तों हम लोग 119 नंबर, और 119 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द को चुने। कनक। अब दोस्तों कनक शब्द जो है, कनक के 2 अर्थ होते हैं, एक जिसे आपने पढ़ा होगा कनक कनक के 100 गुनी एक एग्जाम्पल है, तो उसी में दोस्तों कनक शब्द के 2 उदाहरण है, एक है दोस्तों सोना, दूसरा है धतूरा। तो यहाँ पे दोस्तों धतूरा वाला तो ऑप्शन दिया नहीं गया, इसका मतलब कनक का अर्थ क्या हो जाएगा, सोना हो जाएगा। तो 119 का अगर हम देखें तो ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 119 के बाद दोस्तों हमारा 120 नंबर, 120 नंबर यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दिया गया है, कहा गया निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से रेखांकित पद के उचित कारक को पहचानिए। दोस्तों रेखांकित पद हमारा यहाँ पे में शब्द में रेखांकित पद यहाँ पे दिया गया है, तो इसी को हमको उचित कारक बताना है। कह रहा बोतल में दूध बचा है, बोतल में दूध बचा है। तो दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, संबोधन कारक, अधिकरण कारक, संबंध कारक, कर्म कारक। तो इस क्वेश्चन पे जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अधिकरण कारक, यानी कि बोतल में दूध बचा है, इसलिए दोस्तों बोतल में शब्द जो है दूध बचा है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 120 का हमारा अधिकरण कारक हो जाएगा, यानी कि 120 का अगर देखा जाए तो बी के साथ यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 120 के बाद दोस्तों हम लोग 121 नंबर, और 121 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से क्रिया का सही रूप वाला विकल्प पहचानिए। स्कूल बस 5 मिनट ... आना सामान्य भविष्य काल। अब यहाँ पे सामान्य भविष्य काल में इसको पहुंचाना है हमको, तो कह रहा स्कूल बस 5 मिनट में आ गई, स्कूल बस 5 मिनट में आएगी, स्कूल बस 5 मिनट में आके गई, स्कूल बस 5 मिनट में आके चली गई। तो यहाँ पे इसको हमको कहाँ पहुंचाना दोस्तों, भविष्य काल, सामान्य भविष्य काल में पहुंचाना है। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा में आएगी। तो स्कूल बस 5 मिनट में आएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर अगर हम देखें तो 121 का हमारा बी के साथ इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, राइट करेंगे। अगला देखेंगे 122 नंबर, और 122 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है, कहा गया कि निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य के संरचना के आधार पर उनके भेद बताइए। रवि दीवार रंगने लगा है, रवि क्या करने लगा, रवि दीवार रंगने लगा है। कृदंत क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है, नाम धातु क्रिया है, संयुक्त क्रिया है। रवि दीवार रंगने लगा है 122 का हमारा सी हो जाएगा, नाम धातु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रवि दीवार रंगने लगा है, तो ये नाम धातु क्रिया हो जाएगी। 122 का हमारा यहाँ पे
सी के साथ ये क्वेश्चन क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 122 के बाद दोस्तों हम लोग 123 नंबर, और 123 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों का सही स्त्रीलिंग वाला विकल्प है। हंस, हंस का सही स्त्रीलिंग वाला विकल्प आपको यहाँ पे दोस्तों, ये हंस हमारा क्या पुल्लिंग है, इसका हमको स्त्रीलिंग बनाना है। हंसनी, हसनी, हंसी, हसिया, तो दोस्तों इसका हो जाएगा हंस का हंसनी, यानी कि ऑप्शन नंबर अगर देखें तो 123 का हमारा यहाँ पे ए के साथ यानी कि हंसनी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। अगला देखेंगे हम लोग दोस्तों 123 के बाद दोस्तों हम लोग 124 नंबर देखेंगे, और 124 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है, कहा यह गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द का सही पुल्लिंग रूप वाला विकल्प चुनिए। अब दोस्तों सही पुल्लिंग हमको बताना है, कुम्हार, कुम्हार का दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे पुल्लिंग पूछा है, यानी कि सही पुल्लिंग, यानी कि ये कुम्हार ऑलरेडी पुल्लिंग है हमारा, तो इसको पूछना चाहिए, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है। कुम्हार का हमारा पुल्लिंग ऑलरेडी दिया है, इसने फिर पुल्लिंग कह दिया, तो इसका स्त्रीलिंग पूछना चाहिए, तो कुम्हार का हो जाएगा कुम्हारिन, यानी कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक है। तो 124 का हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, 124 का हमारा यहाँ पे बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। कुल मिलाकर फिर समझ लीजिए कुम्हार शब्द जो दिया गया है ये ऑलरेडी पुल्लिंग है, और फिर से पुल्लिंग पूछ लिया गया है। कुम्हार शब्द पुल्लिंग दिया गया है, तो इसको हमको स्त्रीलिंग पूछना चाहिए, प्रश्न में यहाँ पे स्त्रीलिंग होना चाहिए, तो जाके कुम्हार का कुम्हारिन हो जाता। तो यहाँ पे हमारा यही राइट होगा दोस्तों, थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक है। तो अगला देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे 124 का हमारा बी ही राइट होगा। और अगला देखेंगे 125 नंबर, 125 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे दिया गया है कि नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। चुटिया, अब दोस्तों चुटिया का बहु विकल्प हो जाएगा चुटिया, चुटियो, चुटियो, चटियाए। अब दोस्तों चुटिया का बहु विकल्प इसने पूछा है, तो चुटिया का बहु विकल्प हो जाएगा चुटिया, यानी कि ऊपर बिंदु हो जाएगा चुटिया, यानी कि 125 का हमारा देखा जाएगा, तो ए के साथ ये क्वेश्चन क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 125 के बाद दोस्तों हम लोग 126 नंबर, और 126 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो सही पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेद वाला है। कृपण, अब दोस्तों यहाँ पे निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो सही पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेद वाला है। कृपण, अब कृपण का दोस्तों जो यहाँ पे दिया गया है करी प्लस पण, कृपण। अब दोस्तों कृपण, तो दोस्तों यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस कृपण का वर्ण विच्छेद अगर हम करेंगे तो ये क्र हो जाएगा, क्र में ये आधा ये आ जाएगा हमारा, ये ऋषि, और आधा पा आ जाएगा, आ जाएगा, अड़ा आ जाएगा और आ जाएगा। कुल मिलाकर के 126 का हमारा यहाँ पे डी के साथ इस क्वेश्चन को हम क्या बनाएंगे, बिल्कुल राइट बनेंगे, यही हमारा कृपण का वर्ण विच्छेद वाला वर्ण बन जाएगा। अगला देखेंगे 126 के साथ दोस्तों 127 नंबर, 127 नंबर क्वेश्चन पे कहा है कि निम्न 4 विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानिए। कृष्ण, 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 कृष्ण। अब दोस्तों ये कृष्ण तो गलत लिखा है, कृष्ण ये भी गलत लिखा है, कृष्ण ये भी गलत लिखा है, ये कृष्ण हमारा जो ए ऑप्शन पे लिखा है यही बिल्कुल सही लिखा है हमारा, कृष्ण ऐसे लिखा जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन ए में जो लिखा गया है वही हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 127 का हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 127 के बाद दोस्तों हम लोग 128 नंबर, 128 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करता है। इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। दोस्तों यहाँ पे क्या बताना है हमको, दिए गए वाक्य में विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करता है। दोस्तों कौन प्रकट करता है, यहाँ पे हो जाएगा एक बहुत, बहुत शब्द जो है हमारा, ये बहुत शब्द ऊंचे ऊंचे की विशेषता प्रकट करता है ना, तो ये हो जाएगा बहुत शब्द हमारा जो हो जाएगा यही हमारा विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करता है। कौन सा शब्द, बहुत, यानी कि 128 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये विशेषण शब्द हमारा मतलब जो है विशेषता किस, कौन सा वर्ड यहाँ पे प्रदर्शित करता है, बहुत शब्द जो है ऊंचे ऊंचे की विशेषता प्रकट करता है, यानी कि 128 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन क्या होगा, राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 128 के बाद दोस्तों लोग 129 नंबर, 129 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है
कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य का सही विकल्प है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सबका नाम, दूसरों का नाम, अपना नाम, संबंध का नाम। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? 129 का हो जाएगा ए, सबका नाम, यानी कि ऑप्शन नंबर अगर देखा जाए तो 129 का ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 129 के बाद दोस्तों हम लोग 130 नंबर और 130 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे दिया गया है कि इनमें से कौन सी गजानन माधव मुक्तिबोधि जी द्वारा रचित रचना नहीं है? गजानन माधव मुक्तिबोधि जी द्वारा रचित रचना नहीं है कहा है। अंधा युग, चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल, नए साहित्यकार का सौंदर्य शास्त्र। तो 130 का जो हो जाएगा दोस्तों हमारा ए, यानी कि अंधा युग जो है गजानन माधव मुक्तिबोध जी द्वारा रचित रचना नहीं है, यानी कि 130 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब दोस्तों अगर देखें अंधा युग जो है ये किसके द्वारा रचित है? अंधा युग जो है मैं इधर लिखे दे रहा हूं दोस्तों, अंधा युग जो है ये किसके द्वारा रचित है? तो ये है धर्मवीर भारती द्वारा रचित है। धर्मवीर भारती द्वारा रचित है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। और अगर दोस्तों अंधा युग धर्मवीर भारती द्वारा रचित है। चलिए तो अगला देखते हैं क्वेश्चन 123 के बाद दोस्तों हम लोग 131 नंबर क्वेश्चन और 131 नंबर क्वेश्चन हमारा ये रहा। और दोस्तों आपको बता दो कि अगर आपको ये वीडियो और ये सीरीज हमारी पसंद आ रही हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों यदि चैनल पे आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। साथ में दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इन सभी का लिंक दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है, जहां से आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल से आसानी से जुड़ सकते हैं और अपने किसी प्रकार के डाउट या को भेज करके वहां पे उसका सोल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं और अपनी राय और सुझाव भी दे सकते हैं। साथ में दोस्तों आपको यदि किसी प्रकार कोई राय या सुझाव हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग 131 नंबर क्वेश्चन। 131 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों यहाँ पे हमारा ये दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि पृथ्वीराज रासव किस लेखक की रचना है। चंद बरदाई की है, कलहड़ की है, वाल्मीकि की है, हर्षवर्धन की है। तो 131 का दोस्तों जो हो जाएगा पृथ्वीराज रासव किस लेखक की रचना है, ये दोस्तों चंद्र बरदाई की है, यानी कि 131 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब दोस्तों अगर बात करें कि कलहड़ जो है, कलहड़ ने कौन सी रचना लिखी है? राज तरंगिणी, यानी राज तरंगिणी, ऐसा आप लिख लीजिएगा, राज तरंगिणी। वो भी बहुत पूछा जाता है, राज तरंगिणी, ये हो गया राज तरंगिणी। तो ये दोस्तों हो गया हमारा कलहड़ का। वाल्मीकि की बात अगर करें दोस्तों यहाँ पे, तो वाल्मीकि में हमारा लिखा है रामायण, लिखा है रामायण। वाल्मीकि ने क्या लिखा दोस्तों? हमारा रामायण लिखा है। अगर हर्षवर्धन की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे हर्षवर्धन ने लिखा है रत्नावली, लिखा है। ये सारे पूछे जाते हैं दोस्तों, तो आप लोग इनको भी जान लीजिएगा। अगर यहाँ पे पृथ्वीराज रासव की बात की जाए तो उन्होंने चंद्र बरदाई की रचना की है। अगर कलहड़ की बात की जाए तो कलहड़ ने राज तरंगिणी की रचना की है, वाल्मीकि रामायण की रचना की है और हर्षवर्धन रत्नावली की रचना की है। तो यहाँ पे 131 का ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 131 के बाद दोस्तों 132 नंबर क्वेश्चन और 132 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक का नाम क्या है। सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? दयानंद सरस्वती, अरविंदो घोष, ये घोष नहीं दोस्तों, घोष होना चाहिए, अरविंदो घोष, भवभूति और हर्षवर्धन। तो 132 का यहाँ पे जो राइट हो जाएगा दोस्तों आपको बता दो कि सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक जो है वो है दयानंद सरस्वती। 132 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो है हमारे दयानंद सरस्वती जो है ये आर्य समाज के संस्थापक भी थे। यहां से कुछ पॉइंट आप जानिएगा। पहला पॉइंट अगर मैं लिखूं यहाँ पे दयानंद सरस्वती, दयानंद, यहाँ पे दोस्तों ये मैंने गलत कर दिया यहाँ पे लिखने में, ये दयानंद सरस्वती जो है, दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक हैं। आर्य
समाज के संस्थापक हैं। ये पहली बात हो गई। अब दूसरी बात अगर आप जानेंगे, वेदों की ओर लौटो का नारा इन्होंने ही दिया था, दयानंद सरस्वती जी ने। वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो का नारा, वेदों की ओर लौटो का नारा कौन दिया था? दयानंद सरस्वती ने ही दिया था। ये नारा दिया था इन्होंने। ठीक है दोस्तों, ये कौन? दयानंद सरस्वती। तो ये दो बातें आप ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। 132 के बाद दोस्तों 133 नंबर क्वेश्चन, और 133 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे दिया गया है कि हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष श्लाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया जाता है? भाषा संस्कृति को, खेलकूद को, तकनीकी को, हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए। अब दोस्तों यहाँ पे कहा गया कि हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष श्लाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? श्लाका सम्मान पुरस्कार दोस्तों आपको बता दूं कि वो दिया जाता है हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए दिया जाता है। तो 133 का यहाँ पे हमारा डी के साथ क्वेश्चन क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। हिंदी साहित्य की ओर से दिया जाने वाला सबसे सर्वोच्च पुरस्कार होता है, ये दोस्तों क्या होता है? सबसे सर्वोच्च पुरस्कार होता है। 2017 से 18 में प्रख्यात गीतकार जावेद अख्तर को दिया गया था। ये बात आप 2 पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगर बात कर ली जाए कि हिंदी साहित्य की ओर से दिया जाने वाला सबसे सर्वोच्च पुरस्कार क्या है, वो है दोस्तों हमारा श्लाका सम्मान पुरस्कार है। और ये कब दिया गया था? मतलब 2017-18 में प्रख्यात गीतकार जो थे जावेद अख्तर को ये पुरस्कार दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे 133 के बाद दोस्तों 134 नंबर। अब 134 नंबर क्वेश्चन में बताया गया है कि नीचे दिए गए गद्यांश के बाद प्रश्न 134 से प्रश्न 138 तक प्रश्न दिए गए हैं। इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़े और 4 विकल्पों में से प्रत्येक प्रश्न का सर्वोत्तम उत्तर चुने। तो मैंने दोस्तों आपको बताया है कि जब भी आपको गद्यांश दिया हो या पद्यांश दिया हो, उसके आंसर देने से पहले, पद्यांश को पढ़ने से पहले और उसको आंसर हमको देना पड़ेगा, तो पहले आप पद्यांश या गद्यांश को मत पढ़िएगा। उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन दिए गए पहले उन क्वेश्चनों को आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा, फिर उसके बाद आप गद्यांश और पद्यांश जो दिया गया उसको पढ़िएगा। तो कहीं ना कहीं आपको उससे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे कहा गया कि सामाजिक आर्थिक बदलावों ने किस तरह वाहनों को प्रभावित किया है? क्या क्वेश्चन में कहा है? सामाजिक आर्थिक बदलावों ने किस तरह वाहनों को प्रभावित किया है। हमने प्रश्न पढ़ लिया है। अगला प्रश्न पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे कहा है कि घोड़ों के पैरों को किस रूप में सजाया जाता है? घोड़ों के पैरों को किस रूप में सजाया जाता है, ये बात कही गई है। तीसरा क्वेश्चन है तांगा किस रूप में इक्के से अलग वाहन है? तांगा किस रूप में इक्के से अलग वाहन है? ये तीसरा प्रश्न हो गया। अब चौथा प्रश्न की अगर बात हम करें तो यहाँ पे कहा है परिवहन के साधन का इस्तेमाल किसके अनुरूप किया जाता है? कि परिवहन के साधन का इस्तेमाल किसके अनुरूप किया जाता है? अगला क्वेश्चन है तांगे और इक्के के कितने प्रकार हैं? अब दोस्तों हमने सारे क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। अब हम वापस से अपने पहले क्वेश्चन पे आएंगे, 134 नंबर वाले क्वेश्चन पे। और 134 नंबर क्वेश्चन हमारा ये रहा। इस क्वेश्चन पे अब हम पैसेज पढ़ेंगे। पहले यहां पे दिया है अवध की संस्कृत में सुसज्जित घोड़ा परिवहन का साधन है और शान का प्रतीक था। मुख्य रूप से 3 प्रकार के तांगे और इक्के मिलते हैं। अब दोस्तों देख लीजिए, अभी क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये भी हम इसको ध्यान देंगे। अभी 3 प्रकार के तांगे और इक्के मिलते हैं, बग्गी, फिटन और टमटम। बग्गी बंद डिब्बा की होती है और तो फिटन और टमटम खुले वाहन है जिन्हें नवाबों द्वारा यात्रा में वरीयता दी जाती है, किंतु तांगे व इक्के का शाब्दिक अर्थ अधिक अश्वशक्ति की ओर इंगित करता है। इक्के में एक घोड़ा होता है, जबकि बग्गी या तांगे में 2, 4 या अधिक घोड़े होते हैं। यह वास्तव में इस्तेमाल करने वाले की सामाजिक प्रतिष्ठा पर निर्भर करता है। 18वीं सदी के उत्तरार्ध और 19वीं सदी के प्रारंभ में अवध के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक माहौल में बदलाव आया। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हल्के वाहनों का निर्माण इस्तेमाल होने लगा, जिसमें कम से कम अश्वशक्ति लगे। सामान्य बोलचाल में इक्के का अर्थ है, सामान्य बोलचाल में यहाँ पे इक्के का अर्थ है एक या एक, यानी एक व्यक्ति के इस्तेमाल एक लिए।
इसके अतिरिक्त तांगा एक परिवार वाहन था, किंतु किफायत की मजबूरी को देखते हुए इक्के में अधिक संख्या में यात्री बैठाने पड़े। तांगा अपेक्षाकृत भारी और बड़ा वाहन है जिसमें पैरों के लिए अधिक जगह होती है। भारी और बड़ा वाहन है जिसमें पैरों के लिए अधिक जगह होती है और 4 से 6 वयस्क पीछे कमर लगाकर बैठ सकते हैं। इस साल इन तांगों और इक्कों की दौड़ लखनऊ में होती है। जंगी घोड़े इस दौरान सबके लिए आकर्षण का केंद्र बिंदु होते हैं। घोड़े के घुरों का भी श्रृंगार किया जाता है। घोड़ों के खुरों, यहाँ घुरों मैंने पढ़ दिया है, यहाँ खुरों है, खुरों का भी श्रृंगार किया जाता है। पुरानी नाल के स्थान पर नई नाल लगाई जाती है। पैरों की सुंदरता बढ़ाने के लिए कसीदाकारी युक्त वस्त्र पैरों में डाले जाते हैं और पीतल या चांदी के घुंघरू बांधे जाते हैं। ये बात हो गई। अब हम पहला क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा था, सामाजिक आर्थिक बदलावों ने किस तरह वाहनों को प्रभावित किया है। सामाजिक आर्थिक बदलावों ने किस प्रकार के वाहनों को परिवर्तित या प्रभावित किया है। बड़े वाहनों का प्रयोग होने लगा, तांगों का प्रयोग होने लगा, हल्के वाहनों का प्रयोग होने लगा, भारी वाहनों का प्रयोग होने लगा। अभी हमने पढ़ा है यहाँ पे हल्के वाहनों का प्रयोग होने लगा है। यहाँ पे देख लीजिएगा, अतिरिक्त इसके तांगे परिवार तक किंतु किफायत मजदूरी देखते हुए इक्के में अधिक संख्या में यात्री। तांगा अपेक्षाकृत भारी और बड़ा वाहन है जिसे पैरों के लिए अधिक जगह होती है। और इसी के ऊपर कहीं भी हमने पढ़ा दोस्तों, ये हल्के वाहनों का प्रयोग होने लगा। ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये है जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हल्के वाहनों का निर्माण और इस्तेमाल होने लगा। तो यही दोस्तों यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ पे कहा ना सामाजिक आर्थिक बदलावों ने किस तरह वाहनों को प्रभावित किया है। तो यहाँ पे देख लीजिए सामाजिक, यहाँ पे यह वास्तव में इस्तेमाल करने वाले की सामाजिक प्रतिष्ठा पर निर्भर करता है। 18वीं सदी के उत्तरार्ध और 19वीं सदी के प्रारंभ में अवध के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक माहौल में बदलाव आया है। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हल्के वाहनों का निर्माण और इस्तेमाल होने लगा है। तो हल्के वाहनों का प्रयोग होने लगा है, यानी कि 134 का अगर हम देखें तो बिल्कुल परफेक्ट और राइट आंसर बन जाएगा हमारा सी के साथ। अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे और अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि घोड़ों के पैरों को किस रूप में सजाया जाता है। ये कसीदाकारी युक्त यंत्र, युक्त वस्त्र, कलमकारी युक्त वस्त्र, बुनाई वाले वस्त्र, चमकीले वाले वस्त्र। चमकीले वालों की बात नहीं होगी, बुनाई वाले वस्त्रों की बात नहीं होगी, कलमकारी की बात नहीं होगी, कसीदाकारी युक्त वस्त्र। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा पैरों की सुंदरता बढ़ाने के लिए कसीदाकारी युक्त वस्त्र पैरों में डाले जाते हैं। यानी कि पैरों की सुंदरता बढ़ाने के लिए कसीदाकारी युक्त वस्त्र पैरों पे डाले जाते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर अगर देखें तो 135 का हमारा ए के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 135 के बाद दोस्तों लोग 136 नंबर क्वेश्चन, और 136 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि तांगा किस रूप में इक्के से अलग वाहन है। भारी और बड़ा वाहन है, भारी और हल्का वाहन है, छोटा और हल्का है, छोटा और भारी वाहन है। तांगा किस रूप में इक्के से अलग वाहन है। 136 का जो हो जाएगा दोस्तों हमारा ए, भारी और बड़ा वाहन है। तांगा किस रूप में इक्के से अलग है। देखिए यहाँ पे हमने कहीं पढ़ा था, ये यहाँ पे ये इसके अतिरिक्त तांगा एक परिवार वाहन था, किंतु किफायत की मजबूरी को देखते हुए इक्के में अधिक संख्या में यात्री बैठाने पड़े। तांगा अपेक्षाकृत भारी और बड़ा वाहन है। तांगा अपेक्षाकृत क्या है, भारी और बड़ा वाहन है। भारी और बड़ा वाहन है क्या, तांगा अपेक्षाकृत भारी और बड़ा वाहन है। 136 का हमारा यहाँ पे दोस्तों ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 137 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। कहा गया है कि परिवहन के साधन का इस्तेमाल किसके अनुरूप किया जाता है। सामाजिक प्रतिष्ठा, पारिवारिक रहन सहन, आर्थिक स्थिति, मूलभूत आवश्यकता। तो परिवहन के साधन का इस्तेमाल हम लोग करते जो है सामाजिक प्रतिष्ठा के अनुरूप किया जाता है। यानी कि 137 का अगर हम देखें तो ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे और अगला हमारा यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन होगा इस पैसेज का 138 नंबर। यहाँ पे ये कहा गया है कि तांगे और इक्के के कितने प्रकार है। हमने पढ़ा है तांगे और इक्के के जो प्रकार है दोस्तों वो हमारा क्या हो जाएगा, 3 प्रकार है। अभी हमने यहाँ पे कहीं देखा है, ये देखिए यहाँ पे लिखा है मुख्य रूप से
मुख्य रूप से 3 प्रकार के तांगे और इक्के मिलते हैं, बग्गी, फिटन और क्या, टमटम। तो 3 प्रकार, यानी कि ऑप्शन नंबर 138 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ पे 139 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद्य के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। रघुपति राघव राजा राम। अब दोस्तों यहाँ पे कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, यमक अलंकार है, रूपक अलंकार है, या फिर दोस्तों हमारा उपमा अलंकार है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे हमारे इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। 139 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब अनुप्रास अलंकार होता क्या है दोस्तों, जब किसी काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो तो उसे हम क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा फिर सुन लीजिए दोस्तों, जब किसी काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो या पुनरावृत्ति हो तो वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा 139 का ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 140 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों के सही अवयव के भेद हो। सीता के आगे रमा खड़ी, सीता के आगे रमा खड़ी है, रेखांकित हमारा है के आगे। यहाँ पे दोस्तों क्या है हमारा, के आगे, ये रेखांकित हमको बताना। सीता के आगे रमा खड़ी है, क्रिया विशेषण अवयव है, संबंध बोधक अवयव है, समुच्चय बोधक अवयव है, समुच्चय बोधक अवयव, विस्मयादि बोधक अवयव है। तो 140 का जो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों आपको बता दो, सीता के आगे रमा खड़ी है। दोस्तों सीता और रमा के बीच में क्या बन रहा है, संबंध बन रहा है, तो इसलिए हमारा ये संबंध बोधक हमारा अवयव हो जाएगा। 140 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 141 नंबर क्वेश्चन, और 141 नंबर क्वेश्चन पे हमारा यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। घूमना सुबह अच्छा है। अब दोस्तों कह रहा घूमना सुबह अच्छा है, तो यहाँ पे हमको ये अशुद्ध वाक्य लिखा है, अशुद्ध वाक्य शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। घूमना सुबह अच्छा है, पहला ऑप्शन है घूमना अच्छा है सुबह, घूमना सुबह है अच्छा, सुबह अच्छा है घूमना, सुबह घूमना अच्छा है। यानी कि इसका अगर देखा जाए तो 141 का हमारा डी के साथ बिल्कुल परफेक्ट वाक्य बन रहा है। घूमना सुबह अच्छा, तो सुबह घूमना अच्छा है, यानी कि 141 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों होप सो आपको ये क्वेश्चन अभी तक सारे समझ में आ रहे होंगे। फिर भी दोस्तों आपको बता दें किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट या डाउट बच रहा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, या फिर दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल या ग्रुप या टेलीग्राम चैनल या ग्रुप से जुड़ सकते हैं। दोस्तों इसके लिए दोस्तों आपको बता दूं कि आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप और चैनल का और टेलीग्राम चैनल का इनका ग्रुप भी दोस्तों इन सभी का आपको वहां पे लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं और अपने किसी प्रकार के डाउट या डाउट को भेज सकते उसका सोल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों आपकी राय सुझाव हो तो वहां भी आप अपनी राय सुझाव शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों यदि आपको ये वीडियो सीरीज हमारी पसंद आ रही है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और दोस्तों ये चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन 141 के बाद 142 नंबर क्वेश्चन। 142 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि नीचे दिए गए छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं। करते अभिषेक पयोध है, बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही, सतगुण मूर्ति सर्वेश की। अब दोस्तों यहाँ पे 2 ऑप्शन नहीं लिखे हुए हैं, तो 2 ऑप्शन अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे अगर हम देखें 142 का दोस्तों 2 ऑप्शन यहाँ पे जो भी होंगे, चलिए भी पहले इनका हम मात्राएं देख लेते हैं, क्या शायद ए और बी में ही कोई ऑप्शन मिल जाए, तो फिर जो मात्राएं आएंगे उसके अकॉर्डिंग हम विकल्प बना लेंगे। कहता है दोस्तों करते अभिषेक पयोध, यहाँ पे कॉमा लगा है तो यहाँ पे इसका मतलब हो गया हमारा एक वाक्य हो गया, इधर हमारा दूसरा वाक्य है। तो देख लीजिए जब यहाँ पे सिंगल होता है का में कोई मंत्र छोटा है तो इसी पे एक मात्रा हो जाएगा, ये एक हो गया। र के आगे कोई मंत्र नहीं, फिर यहाँ पे एक हो जाएगा। आगे मैं लिख रहा हूं एक एक, और फिर एक ही मंत्र इस जगह पे 2 हो जाएगा, 2 को हम इससे व्यक्त करते हैं। फिर छोटा आ है फिर एक हो जाएगा, छोटी एक मात्रा फिर एक हो जाएगा, और फिर एक ही मंत्र 2 हो जाएगा, और फिर का में हमारा दोस्तों ये रहेगा।
फिर अब अगर इसके बाद देखिए प में दोस्तों एक मात्रा हो जाएगी, फिर यहाँ पे दो मात्रा हो जाएगी, और फिर दोस्तों यहाँ पे इतना हो गया, और है में हमारा दो मात्रा हो जाएंगे। जोड़ी दोस्तों कितना हो गया, 2 2 4 2 6 2 8 8 2 10 2 12 1 13। अब 13 के बाद दोस्तों अगर हम देखें तो यहाँ पे एक हमने क्या किया था, यहाँ पे ये बिंदी भी लगी है दोस्तों, तो इसका एक मात्रा और हो जाएगा, 13 14 हो जाएगा। अंक की मात्रा का भी 2 बनेगा दोस्तों, यहाँ पे हमने ये कर लिया, ठीक है, तो ये हो गया। अब उसके बाद अगर देखेंगे तो यहाँ पे कुल मिलाकर के हमारे पहले वाले स्टेप में कितने बन गए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 11 4 15। तो पहले वाले हमारे बन गए 15 मात्राएं। अब दूसरे में देखेंगे अगर दोस्तों तो 1 2 2 2 4 4 2 6 1 7 1 8 9 10 10 2 12 1 13। यहां पे दोस्तों देख लीजिएगा, अगर इसका बनाए तो ये एक मात्रा हो जाएगी, फिर एक मात्रा हो जाएगी, 2 हो गया, फिर 2 2 4 4 2 6 6 1 7 7 1 8 8 2 10 10 1 11 11 2 13। तो 13 मात्राएं अगले वाले में होंगी दोस्तों 13। तो टोटल अगर इनको जोड़ेंगे तो 13 और 15 हो जाएगा हमारा 28, तो हमारा हो जाएगा 28 मात्राएं हो जाएंगी। तो यानी कि ऑप्शन हमारा ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी कि 15 से 13 के क्रम में टोटल 28 हो जाएंगी मात्राएं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले हम लोग देखते हैं 142 के बाद दोस्तों 143 नंबर क्वेश्चन। और 143 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। अंक भरना यानी कि रो पढ़ना, गले लगाना, बदल जाना, मूर्ख बनाना। अंक भरना यानी दोस्तों इसका क्या हो जाएगा हमारा, रो पढ़ना अंक भरने का, या फिर दोस्तों हमारा हो जाएगा गले लगना लगाना, या बदल जाना, या मूर्ख होना। अंक भरना का हमारा हो जाएगा मुहावरा गले लगाना, यानी कि ऑप्शन नंबर 143 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 143 के बाद दोस्तों हम लोग 144 नंबर देखेंगे। और 144 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। उपसर्ग से बना शब्द नहीं है दोस्तों, यहां पे अगर हम देखेंगे 144 का, जो उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, तो उपसर्ग से बना शब्द आजीवन। तो ये दोस्तों जीवन में आ शब्द जो है ये हमारा उपसर्ग है, तो उपसर्ग से बना है। कुधर्म यानी कु शब्द से बना है। पुनर्जन्म यानी पुनर, ये इतने से पुनर से बना है जन्म शब्द। दिखावा, तो यहाँ पे दिखावा, तो ये जो हमारा है ये हमारा उपसर्ग से शब्द, उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, तो यही हमारा जो है उपसर्ग से दिखावा शब्द नहीं बना है। 144 का देखा जाएगा तो हमारा डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 144 बाद दोस्तों 145 नंबर क्वेश्चन। 145 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बना है। इंसान, मदद, जादूगर, समझ। उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बना है, जो प्रत्यय से बना है। अब दोस्तों प्रत्यय से जो बना होगा हमको वो बताना है, प्रत्यय जो पीछे से लगा होता है उससे जो बना हो। जादूगर, जादूगर यानी कि ये हमारा प्रत्यय से बना है, तो गर शब्द लगा दिया जाएगा, तो जादूगर यही हमारा प्रत्यय से बना है, तो यही हमारा इस क्वेश्चन का हो जाएगा 145 का सी के साथ क्वेश्चन को राइट करेंगे और आगे पढ़ेंगे। 146 नंबर पे आ जाएंगे और 146 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे 146 नंबर क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। विपरीत अर्थ वाला यानी कि विपरीत अर्थ वाला बताना, स्वार्थ का क्या हो जाएगा दोस्तों, परमार्थ हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा देखा जाए तो 146 का ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, स्वार्थ का परमार्थ होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 147 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। अत्यधिक मतलब सही, उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। अत्यधिक, तो अत्यधिक का दोस्तों हो जाएगा हमारा अति धन अधिक, यानी कि बी ऑप्शन। यानी कि 147 का हमारा यहाँ पे बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, अति धन अधिक। आगे देखेंगे 147 बाद दोस्तों 148 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद का सबसे उचित सामासिक युग्म पद है। आचार, आचार का दोस्तों खाने की वस्तु है, विचार, चाल चलन या अनादर। 148 का हो जाएगा यहाँ पे
आचार का मतलब होता है दोस्तों चाल चलन, सबसे उचित सामासिक युग्म पद है आचार का दोस्तों चाल चलन, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 148 का सी के साथ क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। 148 का सी आचार का चाल चलन हो जाएगा। 148 बाद दोस्तों हम लोग 149 पे आ जाएंगे और 149 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। दुविधा, दुविधा का दोस्तों समान अर्थ वाला धर्म संकट, यथातथ्य, विस्तृत, होनहार। दुविधा का हो जाएगा दोस्तों हमारा ए ऑप्शन यानी धर्म संकट। 149 का हमारा हो जाएगा दोस्तों ए के साथ ही क्वेश्चन क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 149 के बाद दोस्तों हम लोग 150 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। पत्थर, पत्थर का हो जाएगा पाषाण, गिर, नभचर, निर्भय। दोस्तों पत्थर का हो जाएगा पाषाण, यानी कि 150 का देखें तो हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। होप सो दोस्तों अभी तक आपको मेरे द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। फिर भी दोस्तों यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी कारण कोई डाउट पूछ रहा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, या फिर दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल साथ में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। दोस्तों अपने किसी प्रकार के राय या सुझाव को कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं या फिर दोस्तों अपने हमारे ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो ऐसी हमारी पसंद आ रही है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों यदि चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।